के इंकिशाफ को लेकर पीडीपी के नईम अख्तर ने दिया रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया में किसी ने आज तक अपनी सरकार खैरात में नहीं दी। आजाद के पास 42 मेंबरान थे तो मुफ्ती सईद के साथ सरकार बनाने में 2 माह क्यों लगे। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने मनाया 43वां यौम तासीस। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअली किया खिताब। भारी तादाद में पार्टी से वाबस्ता लोग इस मौके पर रहे मौजूद। कश्मीरी पंडितों को लेकर आजाद के बयान पर अशोक कोल ने दिया रद्द-ए-अमल। कहा, मुझे आजाद की समझ पर अफसोस हो रहा है। इतने बड़े लीडर होकर इस तरह का बयान देना अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रऊफ फारूकी के साथ। नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने आज पार्टी का 43वां यौम तासीस मनाया। श्रीनगर में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। अशोक कोल ने कई मामलात को लेकर आज इस मौके पर बात की। इसके साथ साथ आज बाजारों की भी बात करेंगे, क्योंकि मटन को लेकर जो कयास आ रही है, चल रही है, जो महकमा अमूर सार्फिन और जो मटन फरोश है उनके बीच में रेट्स को लेकर जो मामला चल रहा है वो अभी नहीं सुलझ रहा है। और डीजीपी ने आज हाजन का दौरा किया और वहां पे लोगों के साथ बात की। नाज़रीन, ये स्पेशल रिपोर्ट के अहम मौज़ूआत है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, जो कि आज अपनी पार्टी जिन्होंने बनाई है, आज़ाद पार्टी के सदर भी है, उन्होंने एक किताब में, अपनी किताब में कई इंकिशाफ किए हैं 2002 की सरकार बनाने को लेकर। आज़ाद ने कहा कि उनके पास 42 मेंबरान थे उस वक्त पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर, और वो सरकार बना सकते थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद को साथ लेना कहीं उनको भारी पड़ गया, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उनको सरकार बनाने नहीं दी। आज़ाद ने कहा कि सारे जो मेंबरान थे वो सरकार बनाने के हक में थे, और हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपने साथ इस वजह से लेने की कोशिश की कि उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे, उनके साथ करीबी राबता था। तो हमने उनसे कहा था कि आप भी कुछ अपने मेंबरान का नाम दे ताकि हम सरकार बनाए। मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जब हमने ये बात की तो उसके बरक्स मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस लीडरशिप के साथ बात की और कांग्रेस लीडरशिप को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाई है। कहीं ना कहीं सियासी खैमों में आज हलचल देखने को मिली है इस इंकिशाफ के बाद। हालांकि कई लीडरान ने इस पे रद्द-ए-अमल भी दिया है। पीडीपी के सीनियर लीडर साबिक वजीर नईम अख्तर इंद्राबी ने गुलाम नबी आज़ाद के इस इंकिशाफ को लेकर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। नईम अख्तर इंद्राबी ने कहा कि आज तक नहीं देखा गया दुनिया में कि किसी ने अपनी जो सरकार है वो खैरात में किसी को दी। अगर आज़ाद के पास मेंबरान थे तो वो सरकार बना सकते थे। अगर आज़ाद के पास मेंबरान थे तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ 2 माह क्यों लगे सरकार बनाने में। उन्होंने कहा कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे कांग्रेस के, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जम्मू कश्मीर आना और यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बात करना, खुद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ाद के कहने में कितनी सच्चाई थी, और उस वक्त की कांग्रेस लीडरशिप किस किस सरकार यहाँ पे बनाना चाहती थी, कौन सी सरकार बनाना चाहती थी। इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नईम अख्तर इंद्राबी ने और क्या कुछ कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर रहे हैं और पूरे मुल्क की बिसात पे छाए रहे 50 साल एज कांग्रेस लीडर। और हमारे लिए अच्छा भी लगता था कि हमारी स्टेट से कोई ऐसे लीडर हैं जो पूरी मुल्क की सियासत पे छाए हुए हैं। तो इसलिए मैं उनकी किताब के मुतालिक तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो उन्होंने कहा है कि पीडीपी के मुतालिक और पीडीपी से के साथ जो
2002 میں معاہدہ ہوا. تو جو بھی کلیم ہوتا ہے، جو دعویٰ ہوتا ہے، میں کل کتاب لکھوں، پتہ نہیں میں اس پہ کیا لکھوں گا، لیکن لوگ اس پہ کریں گے، بات کریں گے اور اس کو پرکھیں گے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہ کہانی کچھ بنتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ان کے پاس 42 ممبر تھے تو مجھے نہیں لگتا ابھی تک کسی نے خیرات میں کسی کو کوئی دی ہے، یہ حکومت دی ہے. آج تک دنیا میں ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا. لیکن اگر ان کے پاس 42 ممبر تھے اور پھر وہ مفتی صاحب کو ان کے کہنے کے مطابق دلی لے گئے، سونیا جی کے پاس گئے اور سونیا جی کے پاس انہوں نے بلیک میل کر دیا، تو ایک 16 ممبر والی پارٹی سے کیسے بلیک میل ہو سکتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر مسز گاندھی نے کیوں اتنا بڑا جذبہ دکھایا، اتنا بڑا سیاسی فہم اور شعور دکھایا کہ انہوں نے ایک پراسپیکٹیو فیوچر پرائم منسٹر کو بھیجا کشمیر میں مفتی صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ٹرمز ہونی چاہیے جس پہ ہم بات کریں. کیونکہ مفتی صاحب اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر میں چیف منسٹر بنوں گا تو مجھے آپ بتائیں کہ کانگریس کن باتوں پہ میرے ساتھ جائے گی. تو وہ تو اب تاریخ کا ایک حصہ ہے. 2 مہینے اس پروسیس میں لگے، تب تک یہاں گورنر راج لگانا پڑا ان 2 مہینوں میں، کیونکہ فاروق صاحب نے کہا کہ میں ایز انٹرم چیف منسٹر کام نہیں کروں گا. اور نیشنل کانفرنس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حالانکہ انہوں نے ان کے پاس سب سے زیادہ نمبر تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت سازی میں حصہ نہیں لیں گے. تو اگر ایسا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ 2 مہینے مفتی صاحب کی چلیے نعیم اختر اندرابی بات کر رہے تھے. نعیم اختر اندرابی نے بات کی ہے غلام نبی آزاد کی الوداعی تقریب میں جو کہ پارلیمنٹ سے ہوئی تھی، اس پہ بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد ایک قداور لیڈر ہے اور ان کی چھاپ جو ہے پورے ملک میں تھی، اور وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے کافی بہتر تھے. الوداعی تقریب میں جو معاملات ہوئے، جو رقص آمد، جو وہاں پہ مناظر دیکھے گئے ہیں، اس بیچ میں غلام نبی آزاد ہندوستان کے مسلمانوں کو لے کر بھی بات کر سکتے ہیں، اور جموں کشمیر کے جو حالات تھے اس وقت بھی اس پہ بھی غلام نبی آزاد باز کر سکتے تھے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا جو رول نبھایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے. امید تھی کہ غلام نبی آزاد اس طرح بات کر سکتے تھے، مگر آزاد نے اس وقت وہ بات نہیں کی، بلکہ جو کچھ اس کے بعد دیکھنے کو ملا ہے وہی ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے. Naeem Akhtar, as an individual, as a resident of Jammu and Kashmir, and as a Muslim of India, as an Indian Muslim, میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن انہوں نے پارلیمنٹ سے الوداع کہا تو ان کے جذبات جو نریندر مودی جی کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے، اس میں وہ ذاتی تھے، اس میں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن میں امید کرتا تھا کہ وہ کبھی اس بات کی بھی شاید نشاندہی کریں گے کہ میرے لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے مودی جی نے اس اسٹیٹ کو ہی نیست و نابود کر دیا جس کا میں چیف منسٹر رہا. میری شناخت ختم کر دی ایز غلام نبی آزاد، میرا ایڈریس ختم کر دیا ایز غلام نبی آزاد، میرا وجود ختم کیا ایز اے ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اور اس کے متعلق بات کرتے کہ انہوں نے 2019 میں ایک بیان دیا تھا کہ مجھے اب کوئی کانگریس کا کوئی امیدوار مجھے کیمپیننگ کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور ملک میں اتنا ہندو مسلم زہر پھیلا ہوا ہے کہ کوئی مجھے سٹیج پہ لانے کے لیے تیار نہیں. غلام نبی کی سرکار بنانے کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر
गुलाम हसन मीर ने भी इस मामले पर बात की है। गुलाम हसन मीर का कहना है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद के पास नंबर थे यानी 42 मेंबरान थे तो सरकार क्यों नहीं बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद को साथ लेकर चलने की क्या जरूरत थी। जब कोई एग्रीमेंट होता है यानी उस एग्रीमेंट कुछ नेगोशिएशंस की बुनियाद पे अमल आवर। आजाद साहब जो ये कहते हैं ये नेगोशिएशंस की बातें कह रहे हैं। एग्रीमेंट तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी, मुफ्ती साहब और मुजफ्फर बेग भी उस वक्त शामिल थे, वहाँ हो गया। मुफ्ती साहब को पहले 3 साल दिए गए और कांग्रेस ने अपने लिए सेकंड हाफ ले लिया। अगर कांग्रेस के पास उस वक्त 42 होते, उन्होंने कैटेगोरिकली फिर मुफ्ती साहब को जवाब दिया होता नो यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफर। ऐसा ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसको कैसे कहे। मुफ्ती साहब was aspirant for chief ministership. Azad Sahab was himself aspirant for chief minister. उसमें मुफ्ती साहब ने इसको कामयाब होने नहीं दिया। बात तो सिंपल है, इसमें और बात कोई मुझे नहीं लगती है। तो जो वो बातें बोल रहे हैं तो उसमें कितनी हकीकत है? वो उनका कहना है कि मेरे पास मेजॉरिटी थी, लेकिन अगर मेजॉरिटी होती तो शायद फिर वो एज चीफ मिनिस्टर हलफ उठाते, फिर स्थिति गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट बनाने के लिए मुफ्ती साहब को अप्रोच करते कि आप भी। भारतीय जनता पार्टी का आज 43वां यौम तासीस मनाया गया है। श्रीनगर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर शामिल रहे और जो शामिल लोग थे इस तकरीब में उनसे उन्होंने खिताब भी किया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है अशोक कोल ने इस मौके पर इस प्रोग्राम के हवाले से, यौम तासीस बनाने के हवाले से मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की। क्या बात की उन्होंने, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ तो 43 साल हुए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि आगे 50 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हम काम करें। आगे देश की आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे 2047 में। ये 25 साल जो है अमृतकाल का समय है, इसमें हम देश को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात उन्होंने की है। और कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश और बड़ा जज्बा जो मैंने देखा है कि हम सब लोग यहाँ बैठकर तालियां बजा रहे थे जब वो एक एक बात कह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस, ये फाउंडेशन डे आज हमने यहाँ मनाया। गुलाम नबी आज़ाद के कश्मीरी पंडितों को लेकर बयान पर भी अशोक कोल ने कहा, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े लीडर है, कदावर लीडर है और गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से इस तरह का बयान आना अफसोसनाक है। इसको लेके एक बार फिर डिस्कशन उठी। गुलाम नबी आज़ाद ने किताब लिखी, वो कह रहे हैं कि गाड़ियों में यहाँ से लेके गए और जगमान मोहन उस वक्त के जिम्मेदार हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। तब अब क्या कहें, एक ऐसा आदमी जिसको इतना बड़ा स्थान मिला है देश में, वो ऐसी बात करें तो ये तो मुझे उसकी समझ पर बड़ी अफसोस हो रहा है कि भाई वो आदमी जो देश के एक ऊंचे पद पर रहा है, सब चीज़ें उन्होंने देश में ली है और उसके बाद ये इस प्रकार की बातें करता है या लिखता है, ये बदनसीबी है। और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए और कश्मीरी पंडितों को पूछे कि वो यहाँ से कैसे गए। कांग्रेसी थे कहते हैं, तब कांग्रेसी थे इसलिए वो पदों पे थे।
इलेक्शन कमीशन के दौरे के हवाले से भी मीडिया नुमाइंदों ने अशोक कुल से पूछा कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रही है और मुमकिन है कि असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात होगी, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा असेंबली इलेक्शन को लेकर। अशोक कुल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है इंतखाबात के लिए। अगर हमसे पूछा गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाए। आप हमेशा इलेक्शन कमीशन कहता है कि कई और फैक्टर्स हैं, वो तो अब इलेक्शन कमीशन ने देखना है। हमारा तो ये है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर तैयार हैं, हम वही बात कह रहे हैं और बार बार उसी बात को कर रहे हैं। हालात भी बेहतर है, होम मिनिस्टर भी कहते हैं फिर इलेक्शन में देरी हो जाएंगे, अब उसमें क्या बात है, आप देख लीजिए। आप बिल्कुल एकदम ऐसा मान के चले क्या इलेक्शन होंगे। मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन जब यहाँ आएंगे तो आप फीडबैक यही देंगे कि हम देंगे, फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू। मेरी पंडित को लेके एक बार फिर डिस्कशन उठी। गुलाम नबी नाज़रीन, बात जरा उमूरी सार्फिन महकमे के हवाले से करें। कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी ये खबरें गश्त कर रही है कि उमूरी सार्फिन महकमे ने जो गोश्त है, जो कीमत है, गोश्त की कीमत निरखनामे जो है वो जो है लाए हैं और निरखनामों के मुताबिक 535 रुपये फ़ी किलो गोश्त जो है वो ख़रीदा जाएगा, यानी सार्फिन को 535 रुपये में फ़ी किलो गोश्त दिया जाएगा। हालांकि अगर जब हम बाज़ार की बात करते हैं 535 की बात ही नहीं है, 600 और 650 रुपया जो है वो निरखनामे अभी चल रहे हैं, यानी रेट चल रही है बाज़ारों में। तो मैंने जो महकमे के ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, इस हवाले से डायरेक्टर साहब के साथ बात करने की कोशिश की है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट है उनके साथ भी हमने बात की है, पर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। हमने पूछा था कि जो अभी रेट चल रही है, क्योंकि इससे पहले जो निरखनामे मुकर्रर किए गए थे, जो गोश्त जो डीलर्स हैं मटन डीलर के मुताबिक 600 रुपये चल रहा था, तो अब बीच में इसको 535 करना, इसकी वजह से एक बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है। अवाम ने क्या कुछ इस हवाले से कहा, ये भी आप तक बात पहुँचेंगे, उसके बाद अपने साथी से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इनको बोला कि रेट मैंने नेट पे देखा, शाम को सोपुर का वीडियो मैंने देखा 535 पे, वो उनको बोल रहा है अगर आपको भेजने हैं तो भेजो। मैंने इसको डे बिफोर यस्टरडे भी लिया था 600 का, लेकिन मैंने उनको बोला मैं तो आपसे 600 का लिया था, क्यों आज क्यों आप 650 का दे रहे हो। फिर मैंने मजबूरी हो के फिर आप लोगों को कॉल ने क्या कहा, जब आपने इन्होंने बोला नहीं वो ज़माना ख़त्म हो गया, अब 650 का आ जाए। चलिए, सार्फिन कह रहे हैं ज़माना ख़त्म हो गया, 600 नहीं बल्कि 650 में आपको गोश्त मिलेगा फ़ी किलो। महकमा उमूर सार्फिन कह रहे हैं कि 535 से ज़्यादा अगर ने किसी रेट दिया तो आप जो टोल फ्री नंबर है महकमे के उनके साथ राब्ता कायम कर सकते हैं, एनफोर्समेंट जो टीम है उनके साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। इस बीच में कहीं ना कहीं जो तशवीश है, जो कन्फ्यूजन है वो बना हुआ है। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं, इन्होंने महकमे के जिम्मेदारों के साथ बात करने की कोशिश की, क्या कुछ उन्होंने कहा ये जानने की कोशिश की। फैसल, कन्फ्यूजन बना हुआ है, 535 600 नहीं बल्कि 650 में जो है मीट मिल रहा है, फ़ी किलो गोश्त मिल रहा है। जो महकमे ने रेट जो दी है 535 वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर उन्होंने रेट दी है तो बात करने के लिए वो क्यों तैयार नहीं है? देखिए, आपको पता होगा कि 2021 में रेट जो है फिक्स की गई थी और जो रेट कमेटी के जो चेयरमैन है वो ड्यूकॉम कश्मीर है, वही ये सारे रेट्स जो है वो टाई करते हैं। लेकिन अब जब उसका टाइम खत्म हुआ था कि रेट्स का जो अब नई से उसमें इजाफा करना था, नई रेट्स फिक्स करनी थी, तो उसके बाद मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इसी रेट को एक्सटेंशन मिला था। यानी जो पहले विद उजड़ी जो मटन भेजना था वो 90 रुपये और जो साफ गोश्त भेजना था वो 535 भेजना था। तो उस वक्त जो मटन डीलर से उन्होंने लबैक कहा था, उन्होंने कहा था कि हम इसी रेट पे भेजेंगे। लेकिन अब टाइम आया था कि रेट्स में जो इजाफा करना था, लेकिन अभी तक वो इजाफा नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इसमें ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रही। हालांकि आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले एक मैसिव ड्राइव जो है एनफोर्समेंट की तरफ से चलाई, 100 से लेकर 150 दुकानों को सील किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये देखने को मिला है कि रमज़ान जैसे ही स्टार्ट हुआ, अब एक बार फिर से यही सामने आ रहा है कि 600 650 में भेजा जा रहा। हमने CAPD दफ्तर भी जाके गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं करने के लिए अवेलेबल नहीं था। उनके फ़ोन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ऐसा कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं मिला। कहीं ना कहीं सरकार भी इसे नॉन सीरियस है और जिस तरीके से मटन डीलर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूर है कि वो इस रेट्स पे भेज रहे हैं, क्योंकि जैसे ही माल बाहर से आता है तो उसमें भी कहीं ना रेट्स जो है वो ज़्यादा ही
बाहर से मिलती है, तो वो मजबूर है यहाँ पे भेजने के लिए। अगर सरकार कोई ठोस इकदाम उठाए, कोई अच्छा इकदाम उठाए कि वो माल प्रोवाइड करे, वो मटन प्रोवाइड करे इन डीलर्स को, तो कहीं ना कहीं इसमें रेट कम आ सकती है। लेकिन सरकार भी इसके हवाले से संजीदा नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला चला है पूरे कश्मीर में कई सालों से। लेकिन अगर सरकार संजीदा होती तो एक ठोस इकदाम वो उठाते और वन टाइम पे इसका सोल्यूशन होता। लेकिन जिस तरीके से आए रोज वो दुकानें सील करते, तो उसके बाद घरों दफ्तरों में बैठते, लेकिन उससे कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आता। इस वक्त जरूरत है कि अगर सरकार को एक बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी लानी होगी इसके हवाले से, या तो आप 535 पे भेजिए या तो 650 पे भेजिए। क्योंकि अगर सरकार, फैसल, आपने कहा कि ड्राइव चलाई गई थी, कई दुकानों को सील भी किया गया था। उस वक्त जब सरकार ने, महकमे उमूर सार्फिन ने एक ड्राइव चलाई थी, तो उस वक्त क्या मटन डीलर्स और सरकार एक टेबल पे नहीं आई थी? उस वक्त कोई रेट मुकर्रर नहीं हुई थी? अगर रेट मुकर्रर नहीं हुई थी तो फिर वो ड्राइव क्यों रोकी गई? उस वक्त क्यों दोबारा से उन दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है? क्यों उनको दोबारा से चलने दिया गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त जो मटन डीलर्स है उन्हें कहा कि हम सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार है, टेबल पे आने के लिए तैयार है। क्या उस वक्त कोई बात नहीं हुई थी, कोई टेबल पे नहीं आया था? देखिए, उस वक्त भी कंफ्यूजन था। जबकि मैंने बात की अभी के रेट फिक्स होने वाले थे, मीटिंग हुई थी, लेकिन उस टाइम होलसेलर जो थे वो नहीं आए थे। जबकि आपको पता है कि जो माल बाहर से लाते हैं वो होलसेलर भी लाते और रेट जो है उनको कर रही है, उसके बाद रिटेलर्स पे आती है। तो उस टाइम भी यही कंफ्यूजन रहा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल रहे थे कि हमें शिकायतें आ रही है कि 650 रुपये में माल बिक रहा है, लेकिन असल में वजह उस टाइम ये था कि जो होलसेल वाले थे वो मीटिंग में नहीं आए थे, और उसका जो खीमियाज है वो रिटेल दुकानदारों को जो है उनको भुगतना पड़ा था। सील दुकान उनके हो रही थी, गलती होलसेल वालों की थी, वो मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त जो खामियाजा है वो रिटेलर्स को भुगतना पड़ता था। जानना चाहूंगा कि हम रमजान में देखते थे कि मार्केट चेकिंग ज्यादा होती थी, खासकर जब शहर श्रीनगर की बात करते हैं, जब हम मेवा जात की बात करते हैं, रेट्स जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है, सब्जियों की रेट्स बढ़ रही है, जिस तरह आवाम शिकायतें करती रहती है। मगर इस साल अभी तक हमने नहीं देखा कि श्रीनगर में उस तरह की मार्केट चेकिंग हुई है रमजान मुबारक के इन मुकद्दस अयाम में जिस तरह होती थी। क्या रीजंस है? क्या सरकार जो है वो ये मानती है कि जो निरखनामे उन्होंने मुकर्रर किए हैं उन्हीं के मुताबिक मार्केट में खरीद फरोख्त हो रही है? देखिए, जो रेट लिस्ट CAPD की तरफ से इजरा किए जाते हैं, वो तो चाहे वो मटन की बात हो या सब्जी की बात, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इसके बाद आपको पता होगा रमजान का महीना जैसे आता उस वक्त जो है चेकिंग की जो ड्राइव तेज हो जाती है। लेकिन इस बार हम भी देख कि श्रीनगर में एक भी ड्राइव अभी तक नहीं चलाया गया, हालांकि बाकी कश्मीर के। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल तफसीलात देने के लिए। फैसल रियाज तफसीलात दे रहे थे कि कंफ्यूजन बना हुआ है। सरकार कह रही है कि 535 जो है वो गोश्त की कीमत है, मगर जो अभी मार्केट में भाव चल रहा है, रेट चल रही है, वो 600 नहीं बल्कि 650 चल रही है। हालांकि इससे पहले भी ड्राइव चलाई गई थी महकमे की तरफ से मटन डीलर्स के खिलाफ, मगर फिर कोई खातिर खा जो है जो रेट्स है वो सामने नहीं लाई गई थी, जिसकी वजह से अभी तक ये कंफ्यूजन उठ किया जो है वो बना हुआ है। नाज़िर, पुलिस स्टेशन हाजन में आज थाना दिवस मनाया गया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह मेहमानी खुसूसी के तौर मौजूद रहे। अवाम की अच्छी खासी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पुलिस सरबराह ने इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि मिलिटेंसी अभी जम्मू कश्मीर में ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह, बल्कि कम ज़रूर हुई है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के बगैर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज है ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स का जो कारोबार है ये यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहा है और यहाँ के नौजवान जो है ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। तो ड्रग्स को दूर करने के लिए, ड्रग्स को यहाँ से ख़त्म करने के लिए, इस के साथ जुड़े कारोबार के साथ जो जुड़े लोग हैं उनको सज़ा देने के लिए पुलिस को भी काम करना होगा और यहाँ की आवाम को भी आगे आना होगा। तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। ड्रोन ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान है उसको पार से पाकिस्तान से ला करके यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रेनेड, आईडीज भी वहां से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है
ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन से जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहुत सारी कामयाबी हमें बॉर्डर पे मिली है जहां से नशा पार से आके बॉर्डर के करीब। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त तक अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।